अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि वादी सिंध की तहजीब। इब्तदाई तहजीब के जिस जगह नमूने मिले थे उनमें कोट डीजी सिंध में, अमरी नाल और कुली बलूचिस्तान में। अब माहिरीन ने राजस्थान और गुजरात में भी इस तहजीब की इब्तदाई जगहों की खुदाई कर ली है। महरगढ़ की खुदाई के बाद वादी सिंध की तहजीब की जड़ें बलूचिस्तान तक जा मिलती हैं। तो मज़ीद जानने से पहले काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ताकि आप तक मज़ीद मालूमाती वीडियो पहुंचती रहें। तो चलते हैं वादी सिंध की तहजीब की तरफ। 1822 में एक सियाह चार्ल्स मैसन ने इसका जिक्र किया। इसके बाद 4 साल बाद एक और सियाह अलेक्जेंडर बर्नस ने भी इसका अपने सफ़रनामे में जिक्र किया। बरतानी हुकूमत यहाँ रेलवे लाइन बिछा रही थी। ठेकेदारों ने इन्हीं टेलों से ईंटें लेकर इसका इस्तेमाल किया। कहा जाता है हड़प्पा का मौजूदा शहर और उसके कई मकानात इन्हीं पुरानी ईंटों से बनाए गए हैं। अगर इसकी मुकम्मल खुदाई 1921 में जाकर हुई। खुदाई के दौरान यहाँ से मोहरें और मिट्टी के बर्तन मिले। इसका दूसरा शहर जो था मोहनजोदड़ो था। इसके बाद 1922 से 1923 में दूसरे शहर मोहनजोदड़ो को भी दरियाफ्त किया गया। मोहनजोदड़ो यानी कि मूर्तों का टिला कहते हैं और दूसरा मोहनजोदड़ो कहकर मोहिना कबीला से भी इसका ताल्लुक बताया जाता है। हड़प्पा पहला शहर था यहाँ का, इसलिए इस तहजीब को इसी नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद इस तहजीब के आसार और शहर वादी सिंध के वादी में भी मिले तो इसे वादी सिंध की तहजीब भी कहा जाता है। इसकी इब्तदा 2500 कबलस मसीह को करार दिया जाता है। शहर की तरफ आते हैं तो वादी सिंध की तहजीब कांसी के अहद की दूसरी तहजीबों से इसलिए भी जुदा है कि यहाँ मेसोपोटामिया या चीन की तरह शहरी रियासतें नहीं थी, बल्कि ये शहर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। चुनाचा इस इलाके में पत्थर की कमी थी, इसलिए इमारतें और मकानात ईंटों से बनाए गए। कोई इमारत या मकान 2 मंजिला से ऊंचे नहीं थे। ईंटों को भट्टी में पकाया जाता। धूप में सिकी हुई ईंटें भी मिली हैं। इसके अलावा वादी सिंध के शहरों में मोहनजोदड़ो खुदाई के बाद अपनी असल शक्ल और सूरत में सामने आया है। शहर की शहराएं चौड़ी और सीधी हैं। गलियां दोनों जानब से आकर बड़ी शहरा से मिलती हैं। गंदे पानी के निकासी का इंतज़ाम बहुत उम्दा था। नालियां गलियों से निकलकर बड़े नाले या नाली में आकर मिल जाती थी और इसके साथ साथ बदबू से बचने के लिए ये नालियां ढकी हुई भी थीं। शहर में एक बड़ा हमाम था। जब खुदाई के वक्त की शक्ल सामने आई है तो मालूम हुआ कि इसके अंदर हौज था जिसमें जाने के लिए सीढ़ियां थी। शहर में गले को महफूज रखने के लिए गोदाम थे। मोहनजोदड़ो में 2000 से 3000 मकानात थे, 700 कुएं थे। अब आते हैं जेवरात की तरफ। हमें वादी सिंध के आसारों से कई किस्म के लातादाद जेवरात मिले हैं जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि लोग खुद को जिस्मानी तौर पर संवारने और खूबसूरत बनाने के शौकीन थे। इन जेवरात में जो अब तक मिले हैं ये सोना, चांदी, तांबा, कांसी, सीप, घोंगे, हाथी दांत और कीमती और आम पत्थरों के बने हुए हैं। उंगलियों में छल्ले और अंगूठियां पहनने का रवाज था। पैरों में कड़ा पहनना जाता था। मर्द और औरत दोनों ही पहना करते थे। जेवरात के बाद अब चलते हैं खिलौनों की तरफ। इनमें बैल, गैंडे, भैंस इस तरह के जानवर बनाकर बच्चों को छोटी बैलगाड़ियां भी बना के दी जाती थी। खिलौनों में छोटे बच्चों को बनाने के लिए झुंझुने भी बनाए जाते थे। ये किसी भी तहजीब में अगर बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाए तो इससे आला कदरों और रवायात का पता चलता है। इसके बाद चलते हैं मोहरों की तरफ, मतलब स्टैंप्स की तरफ। वादी सिंध में बड़ी तादाद में मोहरें मिली हैं, यानी किसी टोकरी या डब्बे पर सामान भरने के बाद इस पर मोहर लगा दी जाती ताकि सामान चोरी ना हो। अगर ये मोहर टूटी हुई पाई जाती तो सामान की चोरी होने का शुबा हो जाता। सबकी बनावट एक जैसी है। इसमें ऊपर की जानिब लिखा होता था और इसके निचले हिस्से में किसी जानवर की तस्वीर होती थी। ऐसी मोहरें भी हैं जिन पर कोई ज्योमेट्री का डिज़ाइन है। इन मोहरों पर जो रस्मुल ख़त है इसे पढ़ने की बहुत कोशिश हुई मगर अब तक माहिरीन नाकाम है, क्योंकि अब तक इन मोहरों पर 400 अलामतें मिली हैं मगर ये इस कदर कम है कि ये रस्मुल ख़त को पढ़ने में मदद नहीं दे सकती। और इसके बाद आते हैं यहाँ के लिबास की तरफ। वादी सिंध में खुदाई के बाद एक अहम दरियाफ्त रुई से बने हुए कपड़े का एक टुकड़ा है। ये इस बात की शहादत देता है कि यहाँ कपास की काश्त होती थी। लोग रुई तैयार करके इससे कपड़े बनाते थे। लोगों के लिबास के बारे में हम इन मुजस्मों और मूर्तियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 औरतें मुख्तलिफ लिबास पहने हुए हैं जो ये यहाँ से मिली हैं। इनमें औरतों और मर्दों दोनों के लिबास के बारे में राय दी जा सकती है। मसलन औरतें तहबंद किस्म का कपड़ा अपने जिस्म से लपेट लेती थीं। आराइश के लिए ये हार, मालाएं और चूड़ियाँ पहनती थी। ख़ास तौर से इनके बाजू चूड़ियों से भरे हुए होते थे। मर्द मखसूस जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ा लपेट लेते थे। उमरा जो इनके बादशाह थे शानों पर चादर डाल लेते थे।
ان لوگوں کے مذہب کے بارے میں ہمارے پاس پوری معلومات نہیں ہیں، لیکن آثاروں سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ فطرت اور اس کے مظاہر کو پوجتے تھے جن میں درخت اور جانور شامل تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب جو ارتقائی طور پر ابھری اور پھیلی 1500 قبل مسیح میں، یہ اچانک غائب ہو گئی، اس کے شہر مٹی میں دفن ہو گئے، اس کی آرٹ، مذہب اور کلچر یہ سب وقت کے ہاتھوں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ تہذیب تسلسل کو برقرار نہیں رکھ سکی، ابھری اور پھر ڈوب کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو یہ سب تھا وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔